अभी मोदी जी क्या था, मिर्ची लगी ना, जनवन मिर्ची लगी, जिसे बोलते मिर्ची लगी, एकदम मिर्ची लगी, क्योंकि सच्चाई बोल दिया मैंने सच्चाई बोल दिया कि चाय वाला भी नहीं बन पाया। आप बताओ, इटली कब जा रहे हैं मामा जी के वहां घूमने, राहुल गांधी जी बना दिया आप लोगों ने। आप भी साथ टिकट कटा रहे हैं क्या, बता दीजिए। मुझे अरे परसेंट अटैक क्यों करते हो आप? 3 महीना 13 महीना आपकी एक सीट आई थी, मुझे लगता है आपकी बार एक सीट भी, आपका खाता भी नहीं खुलेगा। ये प्रधानमंत्री के बारे में आप गाली देते हो, चाय वाला भी उनको ऊपर। अरे काम करना बुरी बात है क्या? ये वो तो गर्व से कहते हैं हाँ मैं चाय वाला था। ट्रंप ने मार जूते सीधा कर दिया। जगदीश शर्मा एक सेकंड, ये एरोगेंस से बाहर निकलिए। जगदीश शर्मा होल्ड ऑन, विजय जी होल्ड ऑन, एक मिनट। जगदीश शर्मा सुनिए, ये आपने अभी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया ना कि क्या क्या मार के देश के प्रधानमंत्री के लिए, एरोगेंस से बाहर निकलिए सर, नहीं तो वही होगा ना 3 में बचेंगे ना 13 में बचेंगे। देश देख रहा है, देश क्या देख रहा है? देश आपकी बदजुबानी देख रहा है जगदीश जी, देश आपकी बदजुबानी देख रहा है। बंगाल में पहले चरण में वोटिंग पर बातचीत हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल। आपने चाय की बातचीत कही, मैं नहीं बीच में बोला क्योंकि विजय शर्मा रिप्लाई कर रहे थे और विजय शर्मा को ही रिप्लाई करना था, लेकिन आप उसके बाद ट्रंप और प्रधानमंत्री को लेकर देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, यहां पर आप तय नहीं कर पा रहे हैं। आप एरोगेंस से बाहर निकलिए जगदीश जी, मैं कह रहा हूं आप एरोगेंस से बाहर निकलिए, वरना ऐसे ही चुनाव दर चुनाव मारते रहेंगे, फिर आप आरोप लगाते रहिए। कुछ नहीं होने वाला है सर, कुछ नहीं होने वाला है। मैं अवधेश जी को लाता हूं, एक मिनट। अब सुनिए जगदीश जी सुनिए ना सर, ये प्लीज लेक्चर और ज्ञान नहीं। जब बोलूं कि शांत हो जाइए तो शांत हो जाइए सर, जब बोलूं कि शांत हो जाइए तो शांत हो जाइए सर। ये रेडियो कमेंट्री का शो नहीं है और ना चौक चौराहे की डिबेट है। मैं रोज कहता हूं, आज भी कह रहा हूं। अब सुनिए अवधेश जी, एक तो ये मणिशंकर अय्यर वाले ट्रॉमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। 2014 चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर ने चाय का स्टॉल लगाने की बात कही थी, आज तक खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। वही काम आज जगदीश जी ने शुरुआत की लाइन में किया, अलबत्ता उसका आज कोई तुक नहीं था। दूसरी बात है कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या क्या इन्होंने बोल दिया कि क्या ये एरोगेंस से बाहर नहीं निकल पा रही है पार्टी। अरे देश को पता है मेरे भाई राकेश पांडे, अरे देश को बहुत पता है। आप अपनी चुनावी स्थिति देखिए। जगदीश जी रुक जाइए, अभी अवधेश जी को मैंने बोला है बोलने के लिए। कभी दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, आज आप लेंस लगा के प्लीज देखिए, ऐसा है कि अवधेश जी की बारी है, प्लीज। हाँ बोलिए अवधेश जी। राकेश पांडे जी, देखिए जब आदमी धीरे धीरे कमजोर होता है तो उसको गुस्सा ज्यादा आता है, और गुस्सा ज्यादा आता है जब उसको समझ नहीं आता है कि हम चुनाव में क्या करें, कैसे वोट आए, वोट कटते जाते हैं, तो आदमी वो असंतुलित हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी ये दोनों सिंड्रोम से गुजर रही है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, जब राहुल गांधी जी ये बोल सकते हैं कि 2 पॉकेट मार है, पॉकेट मारों का एक गैंग होता है जिसमें 2-3 लोग आपको फंसाएंगे और बाकी पॉकेट मार कर ले जाएगा। तो इस लेवल की जब मानसिकता हो जाती है तो उसमें प्रवक्ता कुछ भी कर सकते हैं, पत्रकारों को गालियां देते हैं, कुछ भी करते हैं। ये तो एक असंतुलित कमजोर हो गई पार्टी, उसके प्रवक्ताओं की बात ऐसे ही चलेगी और उसका रिएक्शन जनता में होगा कि जिसके पास एक विचारधारा नहीं है, समझ नहीं है। अब पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी जी ने 3 जगह सभाएं की हैं, हम लोग वेस्ट बंगाल पर कर रहे हैं, मालदा में, मुर्शिदाबाद में और बगल में उत्तरी दिनाजपुर में। तीनों जगह केवल मुस्लिम कुछ वोट है, तो मुस्लिम वोटों के लिए उन्होंने वहां सभाएं की है। बाकी बंगाल में कहीं उनकी सभा नहीं हुई है कि किसी ढंग से मुस्लिम वोट हमारा थोड़ा इंटैक्ट रहे, ताकि आगे चुनाव में हम बता सके कि मुसलमानों का वोट हमारे पास आ रहा है। तो इस प्रकार की सोच कांग्रेस की हो गई है। पूरे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस में राहुल गांधी ने कहां किया है? तमिलनाडु में आप देखिए कि राहुल गांधी कांग्रेस का डीएमके के साथ गठबंधन है, लेकिन स्टालिन के साथ राहुल गांधी जी की एक सभा नहीं हुई। सभा किसकी हुई? अरविंद केजरीवाल की और तेजस्वी यादव की हो रही है। तो इस तरह की पार्टी जो होगी उसके अंदर कुंठा, किंकर्तव्य विमूर्ता पैदा हो जाती है। ठीक है सर। और उसी में जगदीश जी जैसा व्यक्ति, जिनको मैं कार्यकर्ता के रूप में वहां ढोल बजाते देखता रहा हूं, हंसते बोलते रहे हैं,
आजकल पार्टी का ऐसा गाइडलाइंस है कि जो जहां बैठता है वहीं अपशब्द बोलना शुरू करता है। तो नहीं ठीक है सर, बोलते कांग्रेस में कि नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं अवधेश जी बोले अपशब्द, अपशब्द बोलने वालों को किसी भी पार्टी के हो जनता भी ठीक से सबक सिखाती है। तो इसके दत्ता सवाल है जो बात अवधेश जी ने कही, तो क्या यह मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई है? इसीलिए हुमायूं कबीर और टीएमसी के समर्थक मुर्शिदाबाद में आमने सामने आ गए और आज का सबसे जबरदस्त बवाल वही देखने को मिला। दूसरी बात है कि ये बीजेपी के एक उम्मीदवार को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे, बंगाल इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा। सबसे प्रथम जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय श्री राम। अब बात आती है कि मुस्लिम वोट के लिए ये घमासान हो रहा है या नहीं। बिल्कुल मुसलमान वोटों के लिए ये घमासान हो रहा है। परसों तक ममता दीदी चारों तरफ घूम घूम के बोल रही थी कि ये जो हुमायूं कबीर है ये भाजपा का पिट्टू है, ये तो नॉन एंटिटी है, इसका कोई वजूद नहीं है और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब जिस व्यक्ति का या फिर जिस पार्टी का कोई वजूद ना हो, जो कुछ नहीं कर पाए, कोई जो बीजेपी के बी टीम के व्यक्ति अगर है, अगर दीदी की आरोपों को मैं सच मानूं, तो आज इतनी बड़े लेवल पे भिड़ंत किस लिए हुई है? टीएमसी के तमाम जितने सारे आपके जितने सारे पार्टी वर्कर्स है और गुंडे तत्वों के जो लोग हैं, वो लोग जाके इस तरह से तोड़फोड़ क्यों किए, इतना मारकाट क्यों किया है? जो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिसका कोई वजूद नहीं है राजनीति में, उसको तो ऐसे ही बेचारा करके तारी पार छोड़ देना चाहिए। किस वजह से इतना ज्यादा मारपीट हुआ है? किस वजह से पूरा एक तरह से मतलब कि वहां के चुनाव को धूमिल करने की कोशिश किया गया? मुर्शिदाबाद में किस तरह से हाहाकार मचाया गया, ये सवाल उठेगा ना। और इसी सवाल के चलते समझ में आता है कि माइनॉरिटी वोट बैंक जिसको दीदी हमेशा अरे आमार दूधेल गाय, एদের लाभ खेते राजी आची, मेरे दूधेल गाय है, इनके लाभ खाने के लिए मैं तैयार हूँ, वो जो माइनॉरिटी वोट बैंक जो खिसक रहा है, जिसके चलते इस तरह के आक्रोश है, चाहे वो फुरफुरा शरीफ के शहजादा हो, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, चाहे वो ओवैसी हो, ये जो सेंधमारी हो रहा है माइनॉरिटी वोट बैंक के लिए। और आज जिस बेल्ट पे वोटिंग हुआ है, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा वगैरह, ये तमाम जितने सारे हैं, यहाँ पे अच्छा खासा प्रतिशत मुसलमान वोट है। मुर्शिदाबाद नहीं सर, उस पर भी आऊंगा दत्ता जी, उस पर भी आऊंगा, क्योंकि पिछले 2 चुनाव से बंपर वोटिंग बंगाल में हो रही है। तो इस बार की बंपर वोटिंग के मायने क्या हैं? क्या ये सत्ता परिवर्तन के लिए है या जीत के चौके के लिए है? ये भी एक सवाल है। लेकिन नफीस भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो कहिए, उसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं। तो क्या ये मुस्लिम वोट बैंक की ही लड़ाई है और ये खिसकता हुआ दिख रहा है जिसलिए मुर्शिदाबाद में इतना बवाल हो गया? सर देखिए, मुर्शिदाबाद में बीजेपी नेता को इस तरीके से दौड़ा दौड़ा कर पिटना और हुमायूं कबीर पर हुए हमले का हम भारी तरीके से विरोध करते हैं। इलेक्शन इस तरीके से नहीं की जाती है। और मेरा सवाल यह है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल की पुलिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर है और पूरे पश्चिम बंगाल में 2,40,000 जवान उतरे हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर इस तरीके से हमला होता है तो अमित शाह जी और पूरा गृह मंत्रालय को इस पर जवाबदेही देनी चाहिए। इस तरीके से इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर लोगों के अंदर खौफ का माहौल होगा, डर का माहौल होगा, तो वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट नहीं कर सकेंगे। अगर आप बीजेपी को पसंद नहीं करते तो मत कीजिए वोट, टीएमसी को पसंद नहीं करते उनको मत कीजिए वोट। लेकिन इस तरीके से हिंसा करना, चुनाव का ध्रुवीकरण करना, ये ना देश हित में है ना संविधान हित में है। तो आप लोग ध्रुवीकरण नहीं कर रहे? बात है कांग्रेस, नफीस भाई आप लोग ध्रुवीकरण नहीं कर रहे? मुस्लिम इलाकों में चुनाव लड़ रही है, मैं पूछ रहा हूँ आप लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं कि? और सर हम क्या कर रहे हैं? हम मुर्शिदाबाद में 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मुद्दा वहां नहीं, कितनी सीट पर लड़ रहे हैं ये मुद्दा नहीं है भाई। कितनी सीट पर लड़ रहे हैं नफीस, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग ये वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि नहीं? सर हमने कौन ऐसा बयान दिया जिससे डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स? आपने बाबरी वाले मुद्दे को हवा दे दी। जो आदमी बाबरी मस्जिद बनवा रहा है उसके साथ जाकर मंच साझा कर, ये बाद में भले आपने गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन आप किसके साथ खड़े हैं ये तो दिखाया ना आपने। सर देखिए, इस देश में कोई भी राम मंदिर बनाए या बाबरी मस्जिद बनाए, उसका अपना संवैधानिक अधिकार है। सुनिए ना नफीस भाई, ये राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, मस्जिद का मुद्दा नहीं है भाई। मस्जिद बनाइए ना, 10 और मस्जिद बना लीजिए। मस्जिद बनाने के लिए किसी ने मना किया है क्या? लेकिन बाबरी नाम से ही मस्जिद बनाएंगे, ये इशू है और ये सवाल है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन कौन सी मस्जिद बनाने के लिए दी थी? मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ के बैठा हुआ हूं। पूरा तो क्या कर लिया? 1 ईंट रख लिया क्या? नफीस भाई तो पहले वहां जाकर बनानी चाहिए थी ना मस्जिद।
मिस्टर नफीस, क्यों बनाएंगे? मिस्टर क्यों भाई, क्यों? सर कोर्ट ने दी जमीन ना, आप अगर राम कोर्ट ने दी जमीन, वहां पर गए और क्या उसका नाम बाबरी ही रखा जाएगा, ये कोर्ट ने कहा था क्या आदेश में? बाबरी मस्जिद